एपिसोड 16 के शुरुआत में जिन योइची से कहता है, बहुत घमंड है ना तुझे, वहां से हिल मत, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत हुआ है, यू बास्टर्ड। बोलकर जैसे ही वो योइची पर हमला करने के लिए जाता है अपने फीस से, तब शिरोतानी लो उसके हाथ को पकड़कर बोलता है जिन को, जिन रुक जाओ। लेकिन बदले में जिन कहता है नहीं, एक चाकू लेकर आओ। तो फिर जिन उससे कहता है मैंने कहा रुक जाओ। तो फिर बदले में जिन कहता है नहीं, मैं उसे मार डालना चाहता हूँ, काश मेरे पास चाकू होता तो मैं इस कचरे को कब का मार डाल चुका होता। और क्योंकि जिन शिरोतानी लो का बात नहीं सुन रहा होता है, तो शिरोतानी लो अपना एल्बो से जिन के सर पे मार के बेहोश करता है और फिर बोलता है एक बार के लिए ही सही, पर लोगों के बात को सुन तो लिया करो, तुम बहुत ही पैथेटिक हो, अपने आप को इतना भी शर्मिंदा क्यों करते हो। फिर शिरोतानी लो जिनको कंधे से सहारा देते हुए योइची की तरफ देखते हुए बोलता है सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर जाता है क्योंकि जॉइंट ट्रेनिंग सामने आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा जोश में आ गया, और हाँ, इसके रूडनेस को प्लीज़ माफ़ कर देना। तब योइची शिरोतानी लो को बोलता है सरप्राइजिंगली वो बहुत रीजनेबल भी था, और हम देखते हैं कि जिन बेहोश होते हुए भी बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर शिरोतानी लो योइची को बोलता है वेल, मैं होप कर रहा था कि तुम जिन पे इजी जाओगे, लेकिन तुमने तो इसे फिनिश कर दिया। वेल, फिर अभी हम चलते हैं, बोलकर वो जिन को अपने कंधे से सहारा देते हुए वहां से जाने लगता है, और फिर अचानक से टर्न करते हुए योइची को बोलता है ओ ऑलमोस्ट, मैं तुमसे एक बात तो बोलना भूल ही गया, थैंक्स ओगामी। तब योइची पूछता है थैंक्स किस लिए। तब शिरोतानी लो जवाब देता है ऑनेस्टली मुझे लगा था जॉइंट ट्रेनिंग बस टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब मैंने क्लास ए को देखा था तो मुझे वो चैलेंज के लायक भी नहीं लगे थे, लेकिन आज तुम्हारे स्किल्स को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि जॉइंट ट्रेनिंग के लिए मैं इंतज़ार करूंगा, और मैं किसी भी तरीके से अपना गार्ड डाउन करना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सो उस दिन के आने तक अपने आप को और चमकाते रहो और मेहनत करते रहो, और मेक श्योर करना कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो। तो मैं जॉइंट ट्रेनिंग के दिन मिलता हूँ, बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शिरोतानी लो को जाता देख योइची योमी से पूछता है तुम ठीक हो, और योमी जवाब देता है क्या मैं, हाँ मैं ठीक ही हूँ, मैं तो बस उधर खड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी। ओगामी कुन, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें अपने बारे में फिक्र करना चाहिए। तब योइची कहता है अब जब तुमने ये मेंशन कर ही दिया है तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो कर्फ्यू मिस करने वाले हैं। और इधर योमी योइची को कहता है क्या तुम नेचुरली ऐसे ही हो, और मनी मन सोचता है फिर भी ओगामी कुन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने उक्यो जिन को हराया बिना किसी स्पेशल टेक्निक के, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उक्यो जिन ने तो मेरा सिर्फ हाथ पकड़ा था और मैं अपना हाथ हिला तक नहीं पा रही। और ये कहकर वो अपने हाथ को कुछ देर तक देखता है, फिर मुट्ठी बंद कर लेता है, और बंद कर लेने के टाइम वो सर नीचे कर लेता है। फिर योइची योमी को कहता है अब जबकि हम कर्फ्यू मिस ही करने वाले हैं तो भी चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। ये बोलकर वो लोग वॉक करके हॉस्टल जाने लगते हैं, और तभी योमी योइची को कहता है थैंक्स उस टाइम के लिए ओगामी कुन। आज जो कुछ भी हुआ वो इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें ठीक से थैंक्स तक नहीं कह पाई, और सॉरी तुम्हें इस तरीके का प्रॉब्लम में खींचने के लिए। तब योइची योमी को कहता है इन सब के बारे में फिक्र मत करो, मुझे इससे भी ज्यादा कुछ खटक रहा है। तब योमी पूछता है वो क्या है। तब योइची कहता है जो प्रोफाइल तुमने इससे पहले दिया था मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ, उसमें लिखा हुआ था कि उक्यो ब्लेडेड वेपन्स में स्पेशलाइज्ड है। तब योमी कहता है हाँ ऐसा ही लिखा था। तब योइची पूछता है तो फिर उसने मार्शल आर्ट्स बेस्ड स्पेशल टेक्निक क्यों यूज किया। तब योमी योइची को एक्सप्लेन करता है वो एक्चुअली में मिनियामी काजे काई स्टाइल है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तब हर तरीके का स्पेशल टेक्निक पहले हमारे अंदर घुसेड़ दिया जाता है, और फिर हम कोई एक चूज करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सूट करता है। तब योइची ये सुन के हैरान हो जाता है और फिर पूछता है क्या सारे के सारे, क्या ये पॉसिबल भी है। तब योमी कहता है इसमें टाइम लगता है और ये इनएफिशिएंट भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और उक्यो प्रोबेबली ब्लेडेड वेपन टेक्निक को ही चूज किया था आखिर में। फिर योइची कहता है तब तो जॉइंट ट्रेनिंग के दिन वो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं लड़ने वाला। और फिर वो योमी से पूछता है तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बन रहा था, क्या कुछ हुआ है। तब योमी कहता है ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है या फिर ऐसा कुछ, ये शायद इसीलिए है क्योंकि मैं भी कुछ हद तक जाना पहचाना सा हूँ, और तुमने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि मेरे डैड कैपिटल एसोसिएशन के चेयरमैन है,
और अभी तक वो न्यूवॉन के साथ मर्ज्ड है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं, जैसा कि तुमने देखा। और बहुत सारे लोग हैं जो कैपिटल अथॉरिटी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। मैंने सबको ये बताना बंद कर दिया मेरे डैड के बारे में, या फिर मैं एक कैपिटल किड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और ये पार्ट बहुत ही ज्यादा पेनफुल है मेरे लिए। हालांकि अभी भी मैं ही वो अकेला इंसान हूँ जो कैपिटल अथॉरिटी को इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। और ये सुन के योइची योमी से पूछता है, क्या, क्यों? तब योमी हंसते हुए बोलता है, उप्स, ऐसा लगता है मैंने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी, लेकिन प्रिटेंड करो कि तुमने जैसे कुछ सुना ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोल के वो आगे जाने लगता है। तब योइची कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं प्रिटेंड करूँ कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, जैसे कि पहले? इवन अभी भी तुम ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो, तो बताओ मुझे आखिर वो क्या है जो तुम्हें हर्ट कर रहा है। तब योमी योइची की तरफ घूमता और रेफरी की तरह इशारा करते हुए बोलता है, अब ये मत कहना मुझे कि तुम वाकई में ओगामी कुन हो ही नहीं। क्या तुम हो? आखिर हो कौन तुम? और ये तो बिल्कुल ही मत कहना कि तुम एक एंजल हो जो ओगामी कुन बना हुआ है। तब योइची योमी से पूछता है, तो तुम कहना चाहते हो मैं यूजुअली एक डेमन जैसा दिखता हूँ? तब योमी योइची को रिप्लाई करता है, नहीं, तुम एक एंजल जैसे तो बिल्कुल नहीं देखते। और येलो कार्ड शो करते हुए बोलता है, ये चीटिंग है, अभी अभी जो तुमने कहा वो बिल्कुल एक फ्रेंड जैसा साउंड करता है। योइची योमी के येलो कार्ड को देखकर वो योमी से पूछता है, तुम सीरियसली येलो कार्ड्स कैरी करते हो? तब योमी योइची को कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई दोस्त का जरूरत नहीं है। और योइची योमी को रिप्लाई करता है, हाँ, मैं अब भी वैसा ही फील करता हूँ। और मनी मन बोलता है, प्लस नात्सुमी मिकाडो का सबसे करीबी डॉटर है, और वो रिस्क को कंसीडर करते हुए सातो बिल्कुल सही कह रहा था, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए। लेकिन फिर भी योइची योमी को कहता है, और फिर भी मैं ये तो नहीं प्रिटेंड कर सकता कि मैंने जैसे कुछ देखा ही नहीं। और योमी कहते हैं, क्या? तो योइची कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ? आखिर कितना ज्यादा दर्द में हो तुम, और तुमने भी तो मेरा मदद किया था, तो मैं भी कोई ऐसा बनना चाहता हूँ जिस पर तुम रिलाई कर सको। और ये सुन के योमी को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, और फिर वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगता है, और फिर वो बहुत जोर से हंसने लगता है। तब योइची योमी को पूछता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तब योमी और जोर से हंसते हुए बोलता है, क्योंकि ये बहुत ही फनी था, बिल्कुल ऐसा ही दोस्त लोग करते हैं, तुम जानते हो ना ओगामी कुन, तुम एक वेयर्डो हो, और बिल्कुल ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे जिसका कभी कोई दोस्त ही नहीं था। और तब योइची कहता है, तुम करेक्ट ही तो कह रहे हो। और इधर योमी कहता है, थैंक्स टू यू, मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तब योइची कहता है, वेल आई एम ग्लैड, चलो फिर जल्दी करो और घर चलो। तब योमी अपने हंसते हुए मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम मेरा स्टोरी सुनना नहीं चाहोगे? ओगामी कुन जो मेरा दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी मेरा मदद करना चाहता है, जैसे किसी तरीके का एम्बेसडर हो। और ये सुन के योइची पूरा चिढ़ जाता है और बोलता है उसे, अरे चुप करो, इस तरीके से मुझे मत बोला करो। ये सुनकर योमी कहता है, ऑल राइट, तो फिर मुझे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? आई गेस मुझे बिगनिंग से शुरुआत करना चाहिए, है ना? एपिसोड 17 के शुरुआत में योमी योइची को एक्सप्लेन कर रहा होता है अपनी स्टोरी को। मेरे पास्ट में जब मैं 5 साल का हुआ था, मेरे फादर की दुनिया पूरी तरीके से बिखर गई। वो ऑर्गेनाइजेशन जो 3 पीढ़ियों से आकार और शक्ति दोनों में जापान का सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जिसको द शुटोकाई बोला जाता है, उसको इशिनकाई ने हरा दिया। मेरे फादर जो शुटोकाई के चेयरमैन थे, वो न्यूवॉन ग्रुप के कांटो बॉस बन गए फिर, और उनके पास और कोई चॉइस नहीं था इशिनकाई को ओवे करने के अलावा उनके डेथ तक पीढ़ियों से चली आ रही विरासत की रक्षा ना कर पाने की जो गिल्ड है, और शुटोकाई जो उनका प्राइड था, उनका आइडेंटिटी था, उसको छीन लिया गया। और इस चीज का जो उन्हें लॉस हुआ और रेजिस्ट ना कर पाने की जो लाचारी थी, ये सारे के सारे इमोशंस अल्टीमेटली एंगर और ऑब्सेशन में बदल गए, जो हम बच्चों के तरफ मुड़ गए। और हम लोग 3 सिबलिंग्स थे, 2 भाई और 1 बहन। मेरा जो 2 भाई था वो मुझसे 10 साल बड़ा था, और जो सबसे बड़ा बेटा था नात्सुमी हिरोतो, और सेकंड सन नात्सुमी मिनोटो। और हमारे फादर हमें इस तरीके से बड़ा करना चाहते थे ताकि हम न्यूवॉन के टॉप बन सके। और क्योंकि उन भाइयों के अंदर के जो खून है वो शुटोकाई के विरासत से मिला है, तो इससे वो अगर एक बार न्यूवॉन ग्रुप के टॉप तक पहुंच जाते हैं तो इससे दोबारा शुटोकाई को खड़ा किया जा सके, जो मेरे फादर का सपना है। हालांकि जो मेरे भाई है वो फादर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ा नहीं हो पाए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उसके भाई को थप्पड़ मारते हुए बोलता है,
तुम एक निकम्मे हो। और क्या कहा तुमने? जहाँ पर उसका भाई उसके फादर को रिप्लाई करता है, प्लीज रुक जाइए ना डैड, मुझे डर लगता है लोगों को हर्ट करने में भी और खुद हर्ट होने में भी। मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ पे चलना चाहता हूँ। और ये सुन के उसके फादर पूरा गुस्से के मारे शेक कर रहा होता है और तब उसे लात मारते हुए बोलता है, ए लड़का चल निकल, मेरे घर से निकल जा। और फिर एओमी बोलता है, तो मेरे जो बड़े भाई है वो हमेशा से ही डरपोक और बुरा रहा है वायलेंस में। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसके भाई को यानी कि दूसरे भाई को बोलता है, रिजल्ट आ चुका है और ये जो तुम्हारा हार्ट है ये नॉर्मल हार्ट की कैपेसिटी के लगभग 1/3 हिस्से पर ही काम कर रहा है। इस स्तर पर तो रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी एक संघर्ष बन जाएगा तुम्हारे लिए। फिर एओमी एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, मेरे जो सेकंड ओल्डर ब्रदर है वो बर्थ से ही फिजिकली वीक है और मेरे फादर के शब्दों में कहूँ तो वो दोनों के दोनों ही नालायक है। तो उन लोगों को घर से निकाल दिया डैड ने और उन्हें घर से निकालने के बाद जो एकमात्र इंसान घर में बची हुई थी वो थी मैं, उनकी 7 साल की बेटी। और क्योंकि मेरे फादर ने उनके बेटों को घर से निकाल दिया तो शुटोकाई को दोबारा खड़ा करने की जो जिम्मेदारी है वो उनके बेटी पे आ गई, यानी मुझ पर। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा यंग थी मेरे फादर के ऑब्सेशन के वेट को कैरी करने के लिए, और हाँ शायद वीक भी। और हाँ मैं तो कितना बार गिव अप कर देना चाहता था, लेकिन हर बार मुझे मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया, मेरे वो भाई जो घर से निकाले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम एओमी के फादर को देखते हैं। उसके फादर बहुत ही बुरे मूड में होते हैं क्योंकि उसके फादर को पता चलता है उनके बड़े बेटे के बारे में डॉक्टर से कि उसका जो बड़ा बेटा है उसका हार्ट कमजोर है, वो ठीक से नॉर्मल दिनों के काम भी नहीं कर सकता। और ये सुन के उसके फादर को बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है और जिसके वजह से वो उसके बड़े बेटे को भी घर से निकाल देता है। और निकाल देने के बाद जो घर पे बचता है वो बचता है सिर्फ एओमी, और एओमी को उसके घर पे उसके फादर ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। और एओमी उस तरीके के ट्रेनिंग को नहीं सहन कर पाने की वजह से वो अपने फादर को बोलते हैं, डैड क्या हम आज के लिए रुक सकते हैं, मेरे पूरे के पूरे बॉडी दर्द कर रहे हैं। तब एओमी के फादर एओमी को बोलता है, नहीं तुम सॉफ्ट नहीं बन सकते, इवन तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं वो भी इस तरीके के ट्रेनिंग बहुत ही इजीली हैंडल कर लेते हैं। ये तुम्हारा गलती है कि तुमने शुटोकाई के घर में उनके बड़े बेटी के हिसाब से जन्म दिया, तो उठो अभी। और क्योंकि एओमी रो रहा होता है तो उसके फादर एओमी के बाल को पकड़कर उठाते हुए बोलता है एओमी को, मैं तुम्हारे अंदर से इस सोच को ही खत्म कर दूंगा कि रोने से सब कुछ ठीक होता है, बोलकर वो एओमी को फिर से ट्रेनिंग कराने लगते हैं। और एओमी का ट्रेनिंग खत्म हो जाने पर एओमी अपने घर के बाहर आकर रो रहे होते हैं। लेकिन तभी एओमी को कोई आवाज लगाता है, एओमी इधर इधर देखो। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं है, उसके 2 भाई होते हैं जिसको घर से निकाल दिया होता है और उसके 2 भाई उसके लिए कुकी लेके आया हुआ रहता है जो वो लोग एओमी को देते। तब उसमें से एक भाई उसको पूछता है, एओमी ये जो कुकीज है ये मैंने बनाना सीखा है, तुम्हें ये कैसे लगे कि ये टेस्टी है? तब एओमी उसके भाई को बोलता है, हाँ ये बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है। तब एओमी का भाई हिरोतो बोलता है एओमी को, एक दिन मैं केक शॉप खोलने वाला हूँ और तुम्हें बहुत सारे स्वीट्स खाने को दूंगा हर रोज, सो तब तक के लिए वेट करना, ठीक है? तब एओमी पूछता है, क्या सच में? तब उसका भाई जवाब देता है, क्या मैंने तुम्हें इससे पहले कभी झूठ बोला है एओमी? तब एओमी बोलता है, नहीं आपने तो झूठ नहीं बोला, ठीक है लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकती। और ये बहुत अच्छा होता अगर डैड भी इतना अच्छा खाना बनाते, तो वो तो मुझे हर रोज घटिया खाना देते और मुझे हर रोज पीटते हैं, और अगर मैं कहूँ कि मुझे दर्द हो रहा है तब वो फिर भी नहीं रुकते, मुझे डैड से नफरत है। फिर एओमी का भाई हिरोतो एओमी को बुलाता है तो एओमी कहता है, हाँ बोलो। तो एओमी का भाई हिरोतो बोलता है, मेरे पास भी अभी एक ड्रीम है। तब एओमी बोलता है, क्या आपके पास भी ड्रीम है? तब उसका बड़ा भाई उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा और जब भी डैड तुम्हें मारेंगे मैं तुम्हारे दर्द को हील कर दूंगा। तब एओमी बोलता है, तो फिर मैं और ज्यादा पेन में नहीं रहूंगा, है ना? तब उसका भाई बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर उससे एओमी को हक करते हुए बोलता है, बड़े भैया और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे एओमी। तब एओमी बोलता है, थैंक यू बिग ब्रदर्स, क्या आप लोग मुझे थोड़े और टाइम के लिए हक करके रखेंगे? तब उसके भाई बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, बोल के दोनों भाई एओमी को हक कर लेते हैं। हक करने के बाद दोनों के दोनों भाई रोने लगते हैं और फिर एओमी से माफी मांगने लगते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद वो दोनों के दोनों भाई एओमी को घर छोड़ चले जाते हैं और बाय बाय करते हुए चले जाते हैं। और फिर एओमी एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि मुझे बाद में पता चला जब पापा ने उन दोनों को घर से निकाला था तब उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया था,
हर दिन उन्हें जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता था जीने के लिए, और इतना सब कुछ सफ़र कर लेने के बावजूद भी वो लोग हमेशा मुझसे माफ़ी मांग लिया करते थे। वो लोग वाकई इडियट है, और वो लोग हमेशा मुझे पहले रखते थे। वो लोग तो वाकई इडियट है ना? सीरियसली, क्या वो लोग स्टूपिड नहीं है? इवन अभी भी हर बार जब हम मिलते हैं वो लोग मुझसे माफ़ी मांगते हैं। तुम जानते हो योइची, वो लोग मुझसे कहते रहते हैं सिर्फ उनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई। इवन ये उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, और जिसको ब्लेम करना चाहिए वो है शुटोकाई और हमारे डैड। मैं उन्हें कहते रहता हूँ कि वो लोग भी विक्टिम्स हैं, लेकिन वो लोग फिर भी मुझसे माफ़ी मांगते हैं। और हाँ, क्या तुम जानते हो, मैं इस स्कूल में अपने मर्जी से आई। हालांकि अगर मैं नहीं भी आना चाहती तो मेरे डैड किसी न किसी तरीके से मेरे को इस स्कूल में भर्ती करा ही देती। इसीलिए अपना टैलेंट क्यों वेस्ट करना। आई मीन ये स्कूल कोई ऐरा गैरा जगह तो है नहीं जहाँ पर कोई भी अपना मुंह उठाकर चले आए। तो मैं ये माफी वाफी मांगना बंद करो और मेरे टैलेंट से थोड़ा जलो। और ये सुन के योशी पूरी तरीके से मुस्कुरा देता है, और वो मुस्कुराते हुए एओमी से पूछता है, तो तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हारे साथ वाकई बहुत क्लोज है ना? तब एओमी थोड़ा उदास होते हुए योइची को बोलता है, हाँ, इसीलिए तो मुझे बुरा लग रहा है। उस उकियो जिन ने मेरे ब्रदर्स को इंसल्ट किया, उन्हें नालायक कचरा कहा, और मैं बदले में कुछ नहीं कर पाई। काश मैं एक्सचेंज मैच में उसका मुंह बंद कर पाऊं। तब योइची पूछता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? तब एओमी कहता है, यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं नहीं हूँ। इवन उस मोमेंट पे भी जब मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, मैंने हमारे बीच के पावर गैप को देखा था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्लास बी और हमारे बीच इतना बड़ा पावर डिफरेंस होगा। अब मुझे समझ में आया क्यों मैं रिकमेंडेशन एंट्रेंस एग्जाम फेल कर गई। तब योइची कहता है, अच्छा, तो तुम इसीलिए क्लास ए में हो। वेल, सही है। क्या तुम फिर भी अपने आप को इस मैच के लिए झोंकना चाहते हो? तब एओमी कहता है, हाँ, और कोई तरीका भी तो नहीं है। मैं आखिर दुम दबाकर भाग तो नहीं सकती ना। तब योइची उसको बोलता है, इतना ज्यादा फिक्र मत करो, मैं और इकारी तुम्हारे साथ है। तब एओमी कहता है, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को मानता हूँ। बात ऐसा नहीं है कि तुम्हें दूसरों पे रिलाई करना है। एक्चुअल में तुम्हें जो करना है वो है अपने पावर के बदौलत उनके मुंह से चीख निकलवाना है, नहीं तो फिर इस चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिलहाल के लिए तुम उकियो को मुझ पे छोड़ दो। और ये सुन के योइची मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, चीजों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और तब एओमी कहता है, और फ्यूचर प्रेसिडेंट के हेल्पर होने के नाते तुम्हें ये बात ख्याल रखना होगा कि तुम नानपुकाई के मेंबर्स को बहुत ही इजीली टेक डाउन कर सको। और ये सुन के योइची कहता है, सच कहा तुमने, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तब एओमी कहता है, मैं उन इडियट्स को ये समझाना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आसान टाइम लाना चाहता हूँ। और ये बात एओमी अपने भाइयों के लिए कह रहा होता है। मैं उनके ये जो गिल्ड वाले आंसू है उनको खुशी में बदलना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे सबसे पहले डैड और शुटोकाई से अपना बॉन्ड तोड़ना होगा। और भाड़ में गया शुटोकाई को खड़ा करने वाला बात। और बिल्कुल ऐसा ही बात है। और जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तब मुझे बहुत सारा पॉकेट मनी देना, ठीक है? ये बात सुन के योइची मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हें इतना दे दूंगा जो इनफ से भी ज्यादा होगा, सो टेंशन मत लो और ये फिक्र करना बंद करो। और तब योमी कहता है, ठीक है, फिर अब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लाइफ के ऊपर करने वाला हूँ ओगामी। सो अगर तुम मुझे इनफ पैसा नहीं देते हो तो मेरे लिए ये वर्थ इट नहीं रहेगा। तब योइची बोलता है, वेल, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा, ठीक है? पर पहले हमें उस चीज का ख्याल करना चाहिए जो सामने आ रहा है। तब एओमी हंसते हुए कहता है, वेल, ऐसा लगता है आज हम लोग कुछ ज्यादा ही करीब आ गए, है ना? इस हिसाब से तो हम एक दूसरे को दोस्त बुला सकते हैं, तो तुम क्या सोचते हो? तब योइची बोलता है, वेल, इतना ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। आई गेस हम लोग बहुत अच्छे कॉमरेड बन सकते हैं। और ये सुन के एओमी हंस देता और हंसते हुए बोलता है, ओगामी, तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। और लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं जो एटलीस्ट तुम्हारे हिसाब से ग्राउंड पे रेंग रही थी वो एटलीस्ट इतने बराबर आ गई कि तुम्हारे साथ अब कॉमरेड्स बन सको। ये एक अच्छा नाइटमेयर है ना? योइची मनी मन सोचने लगता है, शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो शुटोकाई और अपने फादर के प्रति द्वेष रखता है, या शायद इसीलिए कि मैं उसके पास और डिटर्मिनेशन से प्रभावित हुआ था। लेकिन किसी कारणवश नात्सुमी की प्रेजेंस मुझे बहुत ज्यादा रीअश्योरिंग लगने लगा। मैं सोचने लगा कि हम शायद वाकई बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं अभी से। लेकिन इस टाइम पे मुझे एक्चुअली में कुछ पता नहीं था उसके बारे में, और मैं ये भी नहीं जानता था कि इस दिन से हमारे भविष्य के और जो हम बढ़ेंगे वहां पर हम बहुत ही ज्यादा जुड़ जाएंगे शुटोकाई से। एपिसोड 18 के शुरुआत में हम योइची को देखते हैं। योइची ट्रेनिंग कर रहा होता है
जहाँ पर वो ट्रेनिंग डमीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो एक के बाद एक पंच ट्रेनिंग डमीज के ऊपर बरसा रहा होता है और सारे के सारे पंच ट्रेनिंग डमीज को लग भी रहा होता है और फिर वो एक जोरदार मुक्के के साथ एक और ट्रेनिंग डमीज के ऊपर हमला करता है और वो ट्रेनिंग डमी दूर जाके गिरता है। फिर उसके टीचर आके ये सब कुछ देखता है तो उसके टीचर योइची को कहता है, आज के दिन ये तुम्हारा 5th अटेम्प्ट है और जो टाइम स्पेंड तुमने किया है वो है 55.82 सेकेंड। 20 अटैक में से 13 सक्सेसफुल रहे। मैंने कहा था ना तुम्हें कि अगर तुम आधे भी क्लियर कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा होगा और मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने आसानी से क्लियर कर लोगे एक्सचेंज मीटिंग से पहले। तब योइची बोलता है, ये सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि आपका टीचिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है सर। तब टीचर हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, तुम मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ गए। तब योइची टीचर से पूछता है, बाय द वे टीचर, ये नात्सुमी और इकारी लेट क्यों हुआ है? क्या उन लोगों को कुछ हुआ है? तब टीचर बोलता है, वो 2 लोग, उन लोगों ने कहा कि वो लोग आज इंडिपेंडेंटली ट्रेनिंग करेंगे। तो योइची पूछते, क्या इंडिपेंडेंटली ट्रेनिंग करेंगे? तो टीचर बोलता है, हाँ, दोनों ने एक ही टाइम पर पूछा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने बिल्कुल एक ही टाइम पर पूछा हो। मैंने उनसे कहा था कि बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन वो कमीना इकारी बिल्कुल इस तरीके का फेस बनाते हुए बोलता है, बेहतर होगा कि आप विरोध ना करें सर। इकारी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और इरिटेटिंग फेस को देखकर मैंने उन्हें अपने मर्जी से करने दिया जो करते हैं। तब ये चीज़ सोचता है, वाओ सर तो मिमिक्री करने में बहुत अच्छे हैं। और फिर सर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, और नात्सुमी के लिए तो मैंने बिना सवाल पूछे ही उसे परमिशन दे दिया। और कैसे समझाऊं तुम्हें, नात्सुमी के फेस कुछ इस तरीके का था जैसे उसका अपने रीज़न हो। तो मैंने भी सोचा और क्योंकि उसके अपने रीज़न हो सकते हैं तो मैंने उसे अपने मर्जी से ट्रेनिंग करने दी। और उन दोनों में से स्पेशली नात्सुमी, वो तो इस तरीके का लड़की बिल्कुल है ही नहीं जो अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करे। तब योइची मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सर को जवाब देता है, हाँ ये बात तो मैं भी बिलीव करता हूँ सर। तब टीचर उसके फेस के एक्सप्रेशंस और उसके रेस्पॉन्स को सुनकर टीचर उससे पूछता है, आखिर ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ और ये किस तरीके का रेस्पॉन्स है? हाँ, क्या तुमने आज कुछ अजीब चीज खाया है? तब योइची बोलता है, हाँ क्या सर क्या? तब टीचर बोलता है, तुम वाकई में खुद को बिल्कुल नहीं समझते हो, है ना? वेल खैर, इतना काफी है आज के लिए। और हाँ, मैं साफ सफाई करवा दे रहा हूँ और तुम अपना स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग को जारी रखो। तब योइची बोलता है, ओके यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बोल के जब टीचर वहां से जाने लगता है तो टीचर बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना ट्रेनिंग जारी रखो। बोल के सर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं योइची सीढ़ी से उतरकर एक हॉल में जाता है और वो जब उस हॉल के अंदर झांकता है तो वो देखता है एक बंदा बेंच प्रेस मार रहा होता है। लेकिन जब गौर से उस बंदे को देखता है तब वो सोचता है, क्या ये युवाबुची टकेरू है? इतने में युवाबुची टकेरू भी योइची को नोटिस कर लेता है और वो योइची से कहता है, क्या तुम ओगामी हो, है ना? तब योइची मनी मन सोचने लगता है, अभी अभी मैंने क्या देखा, 4 20 किलो के प्लेट और साथ में 10 किलो के प्लेट, टोटल में 170 केजी का बेंच प्रेस मार रहा था ये बंदा। मैंने अभी अभी जो देखा उस पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये अब मसल नहीं रहे, ये तो आर्मर्स बन गए, यानी कवच बन गए, है ना? कि ये कोई मॉन्स्टर है। और तब युवाबुची टकेरू यही चीज से बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था एक्सचेंज मीटिंग से पहले। तब योइची पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरे से कोई काम था? तब युवाबुची टकेरू कहता है, हाँ मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। बोल के वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और योइची भी हाथ आगे बढ़ाकर दोनों हैंडशेक कर रहे होते हैं। और फिर युवाबुची टकेरू योइची को बोलता है, पर पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम है युवाबुची टकेरू, मैं क्लास बी का क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब योइची बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी ओगामी हूँ, क्लास ए का क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। फिर योइची मनी मन सोचने लगता है, इस बंदे के अपीयरेंस के हिसाब से ये बंदा बहुत ही मिलनसार है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करके युवाबुची टकेरू बाउ डाउन करता है और उसको देखकर योइची पूछता है, आखिर ये क्या है? तब युवाबुची टकेरू बोलता है, मैंने सुना जो कुछ भी हुआ शिंजुकू में और मैं इन सारे गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, जो भी परेशानी मेरे बंदों ने खड़ा किया। और क्या तुम मेरे अपोलॉजीज नात्सुमी तक पहुंचा सकते हो? उससे भी कहना कि ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्लास बी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो कुछ भी हुआ वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये सब कुछ देखकर ये चीज सोचने लगता है, मेरे एक्सपेक्टेशंस के विपरीत ये बंदा बहुत ही ज्यादा मैच्योर और समझदार लगता है। तब ये चीज पूछता है टकेरू से, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम वो बंदा नहीं हो जिसे माफी मांगना चाहिए और ना ही मैं वो बंदा हूँ जिसे तुम्हारा अपॉलॉजी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये सुन के युवाबुची टकेरू बोलता है, नहीं,
क्लास ए और क्लास बी प्रॉपर ग्रुप्स है और एक ग्रुप लीडर होने के नाते ग्रुप के मेंबर द्वारा की गई गलतियों की जिम्मेदारी मुझ पर भी आता है। और हाँ, ये नेचुरल है, मैं इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ और अपना सिर झुकाता हूँ। लेकिन हाँ, जो तुमने कहा वो भी सही है और मैं ओकियो से बात करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि वो तुम लोगों से माफी मांग ले। और ये सुन के योइची बोलता है हाँ थैंक यू। बोल के वो जब इवाबुची टकेरू के बातों पे गौर करता है अब वो सोचता है हाँ ये बंदा का रुतबा देखकर लगता है ये ग्रुप लीडर बनने का लायक है। और क्योंकि मैं बहुत सारे अजीबो गरीब लोगों से घिरा हुआ रहता हूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक नॉर्मल इंसान से भी मिल पाऊंगा। और फिर ये सब सोच लेने के बाद वो इवाबुची टकेरू को बोलता है तब तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगता है तब इवाबुची टकेरू अपने हाथ इतने जोर से आगे लाकर उसका रास्ता रोकता है जिससे उसके हाथ से क्रिएट हुआ विंड प्रेशर योइची के गाल पे एक साइड से कट लगा देता है। और ये देखकर योइची सोचता है वेट रुको, ये क्या हुआ, क्या मेरे गाल पे अभी अभी एक कट लगा, वो भी इसके विंड प्रेशर से। तभी इवाबुची टकेरू योइची को बोलता है अभी भी कुछ है मेरे पास जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तब योइची पूछता है आखिर वो क्या है। तब इवाबुची टकेरू बोलता है हम क्लास बी में जो लोग रहते हैं वो न्यूअन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसीलिए हमें तुम लोगों से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना होता है हमारे ओनर को। और एक मेंबर का हार का मतलब है पूरे के पूरे ग्रुप का हार। हालांकि ओकियो एक ब्लेड यूजर है जो खाली हाथ लड़ाई किया था, लेकिन इसे एक्सक्यूज तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। उसका लॉस ने हमारे ऑनर को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और ये सुन के योइची बोलता है तो क्या तुम अपना फ्रस्ट्रेशन अभी मुझ पर निकालने वाला हो यहाँ और अभी के अभी। तब इवाबुची टकेरू बोलता है नहीं, इससे तो हमारे ग्रुप का नाम और ज्यादा खराब हो जाएगा। आज तो बस मैं तुम्हारे अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर करने आया हूँ और हमारे सम्मान को वापस पाने के लिए ओगामी क्लास बी पूरी ताकत से लड़ने का इरादा रखता है। और मैं तुम्हें वार्न कर दूं, हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाले और ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा और मैं तुम्हें कंप्लीटली क्रश कर दूंगा और एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री अचीव करूंगा। एक इशिनकाई के नॉमिनी होने के नाते मैं इवाबुची टकेरू कसम खाता हूँ। और ये सुन के योइची बोलता है तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, तुम्हें पता नहीं किस किस का लिस्ट बना रहे हो, ऑनर और पता नहीं क्या क्या, तुम्हें इस तरीके का रीजंस का जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट तुम बस यही कहना चाहते हो ना कि तुम सीरियसली मुझे चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ इवाबुची, मैं भी तुम्हें क्रश करूंगा, जो कुछ भी मेरे पास है वो सबसे, और चलो इसे एक ही बार में सेटल कर दूंगा और देखते हैं कि कौन जीतता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ए वर्सेस बी का एक्सचेंज मीटिंग होने वाला है और ये एक्सचेंज मीटिंग के टाइम का बात कर रहा है। एपिसोड 19 के शुरुआत में टीचर इवाबुची टकेरू के बारे में योइची को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इवाबुची टकेरू जिसका हाइट है 190 सेंटीमीटर और वेट है 110 केजी, वो एक ही स्ट्राइक में वॉल को तोड़ सकता है। और वो एक साल पहले अपना नाम रोशन करना शुरू किया ही था कि उस टाइम पे एक अर्थक्वेक में इबाराकी विलेज में एक पब्लिक हॉल कोलैप्स हो गया था। उस टाइम क्योंकि रेस्क्यू टीम बहुत ही ज्यादा डिले हो गया था तो उस रिजल्ट में कुछ लोग अंदर कुछ घंटों के लिए फंस गए थे और तब इवाबुची टकेरू ने वहां पर कुछ लोगों के जान बचाए थे। इस तरीके का पर्सन है इवाबुची टकेरू और उस बंदे ने तुम्हारे अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम जीत सकते हो। हालांकि एक्सचेंज इवेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन दिन के आखिर में ये बस एक स्कूल इवेंट है और ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो जाएगा अगर तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाए तो। और मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा है जिन्होंने एक्सचेंज इवेंट के दौरान खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला और अंत में स्कूल से एक्सपेल हो गया। और जब तक तुम्हें पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और अगर तुम पीछे हटना ही चाहते हो तो अभी टाइम है, क्योंकि अगर एक बार तुमने दरवाजा खोलकर कदम बढ़ा लिया तो फिर इस बात को याद रखना, उसके बाद और पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। और मैं क्लास बी के होमरूम टीचर से पहले भी मिला हूँ, उसने वार्न किया है मुझे। इवाबुची के अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनसे इवाबुची के तरह ही डेंजरस वाइब्स आता है। और जब बात विशेष रूप से नंपुकाई के उन लोगों की आती है तो ये कहा जाता है कि उनका जो किलिंग इंटेंट है वो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा महसूस होते हैं। और मैं ये बात सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा हूँ ओगामी, अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अभी के अभी बोलो, अगर तुम लोग हारने ही वाले हो तो अभी वक्त है, बोलो। और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर बोलो, मैं तुम्हारे फाइट के दौरान बीच में नहीं आऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक फाइट से ही चीजें डिसाइड नहीं हो जाते। तो इस बात के बारे में तुम लोग ध्यान से सोचो।
तब योइची खड़ा होते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं इसके बारे में सोचने का। इस तरीके के ओपोनेंट्स मेरे अंदर जोश भर देते और ज़्यादा लड़ने का। और जहाँ तक बात है इशिन हाई के टॉप तक पहुँचने का, तो फिर मुझे इन लोगों को तो हराना ही होगा। और अगर मैं पीछे हटता हूँ तो फिर मैं उन लोगों को फेस कैसे करूँगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और मैं इस तरीके के सिचुएशन से तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहते। तब योमी भी बोलता है, अब जबकि क्लास प्रेसिडेंट और फ्यूचर काउंसिल के हेड ने ये बोल ही दिया है तो फिर इस बात को मेंशन करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक बात है उस ननपुकाई के बास्टर्ड की, तो मेरा उस पर एक कर्जा है, और अगर मैं पीछे हट जाता हूँ तो मुझे पछतावा रह जाएगा। और हाँ, मैं अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को भी तो दिखाना चाहती हूँ। और तब हिकारी बोलता है, सॉरी लेकिन आज के लिए तो तुम लोगों का कोई जगह ही नहीं है इसमें, क्योंकि आज तो सिर्फ एक तरफा नरसंहार शो होने वाला है और तुम लोग बस ऑडियंस की तरह देखना, क्योंकि मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, तो तुम लोग जरा पीछे हटो। तभी उसको देखकर टीचर बोलता है, ये कुछ लोग हैं जिनके स्क्रू तो ढीले के ढीले ही रहेंगे। तब योमी बोलती है, प्लीज तुम मुझे तो तुम लोगों के साथ जोड़ना ही मत। तब टीचर बोलता है, लेकिन इसीलिए शायद तुम योइची इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो। ऑल राइट, तो फिर चलो चलते हैं स्टेज पर। अरीना के अंदर लोग चिल्ला रहे होते हैं, क्लास बी चलो, क्लास ए को हरा दो, उन्हें कीड़े की तरह मसल दो। तभी अरीना के अंदर एक बंदा बैठा हुआ और दूसरे बंदे को पूछता है, तुम किस पर बेट लगाने वाले हो? तब वो दूसरा वाला बंदा कहता, क्लास बी ऑफ कोर्स, तुमने उनके लाइनअप को देखा भी है, कोई तरीका ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो लोग क्लास ए से हार जाए। तब वो पहला वाला बंदा बोलता है, लेकिन जो आउटकम निकलेगा उससे तो आखिर में पता चल ही जाएगा, है ना? लेकिन मैंने एक र्यूमर भी सुना है कि ओगामी क्लास ए से वो बंदे ने उकियो जिन को हराया है। और तभी वो दूसरा वाला बंदा बोलता है, कोई चांस ही नहीं है यार, मुंह बंद रखो और मैच देखो, ये बस शुरू ही होने वाला है। तब हम देखते हैं क्लास ए से रैबिट डॉग इकारी को भेजा जाता है और क्लास बी से उकियो जिन को, जिसको नॉमिनेट किया है ननपुकाई ने, जो कि पहला फाइटर है। और जो रेफरी होता है वो होता है हेल्थ टीचर उमा रिंका। और हेल्थ टीचर बोल रहा होता है, ये जो एक्सचेंज इवेंट है वो एक्चुअली में डेथ मैच है, जहां पर पहले जो ओपोनेंट के सारे मेंबर को हराएगा वही साइड जीतेगा। और यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, सो फाइट को कंटिन्यू रखो जब तक मैच डिसाइड ना हो जाए, और पीछे हटने का कोई चीज जरूरत नहीं है। अगर चीजें थोड़े से भी डेंजरस हो जाते तो मैं इंटरफेयर कर लूंगी, और एक बार बेल बज जाए तो मैच शुरू हो जाएगा, तो फिर रेडी हो जाओ। फिर इकारी और उकियो अपने अपने पोजीशन में आ जाते हैं और हेल्थ टीचर उनको इंट्रोड्यूस करता है। क्लास ए से इकारी टेनमा वर्सेस क्लास बी से उकियो जिन, चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। और ऐसा बोलते ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तब लोग चिल्लाते हैं 5। जैसे ये चीज चिल्लाता है उसी काउंटडाउन के दौरान होमरूम टीचर इकारी को बोल रहे होते हैं, इकारी फोकस रहना, और फिर बोलता है 4। और तब योइची मनी मन में बोलता है, इकारी अपना गार्ड डाउन मत करना, चाहे जो हो जाए। और इसके बारे में मैं जब सोचता हूँ तो ये पहला बार होगा जब मैं इकारी को एक सीरियस मैच में फाइट करता हुआ देखूंगा, वो भी उकियो के अगेंस्ट, जो ब्लेडेड वेपन्स को यूज करता है। मुझे नहीं पता ये किस तरह का बैटल होने वाला है और वो हमें क्या दिखाने वाला है। और इधर हम देखते हैं इकारी उकियो को बोलता है, तुम हिम्मत मत हारना, अगर मुझसे हार जाते हो उकियो तो काउंटडाउन फिर से सुनाया जाता है 3। तब उकियो जवाब देता है इकारी को, मेरे सामने खड़ा होने मात्र से ही तुम प्रशंसा के पात्र हो जाते हो, और ननपुकाई के स्टाइल डैगर टेक्निक, उस साहस को सम्मान देने के लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 2, 1। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है तब इकारी टेनमा उकियो जिन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बड़े ही सालीके से बिखेर दूंगा। और इतने में उकियो जिन बहुत ही तेज रफ्तार से इकारी टेनमा के ऊपर अटैक करता है, और इस अटैक में वो इकारी टेनमा का शॉट फाड़ देता है और इतना स्पीड से अटैक करते हैं कि दिखाई नहीं देता है, और इकारी टेनमा भी पूरे के पूरे शॉक हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उकियो के फेस एकदम डेविल जैसे हो जाते हैं, और ये देखकर योइची सोचता है, ये बंदा तो लास्ट टाइम से कंप्लीटली डिफरेंट है। और फिर योइची बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, चलो अब मैं जाता हूँ। अब ये बोल के जैसे ही वो जाने लगता है तब योमी उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोकता है और बोलता है, नहीं मैं जाऊंगी। और तभी योइची बोलता है, लेकिन नात्सुमे। तब नात्सुमे बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, ये मीनिंगलेस होगा अगर मैं उसके मुंह से चीख नहीं निकाल पाई तो। सो इस बार बस ध्यान से देखो, और क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ तो मैं उसे अपने पैरों तले रेंगने पर मजबूर कर दूंगी। एपिसोड 20 के शुरुआत में हम इकारी टेनमा को देखते हैं जो स्ट्रेचर पे लेटे हुए हंस रहा होता है।
अपने आप को तैयार कर लो क्यों, ये तो बस शुरुआत है वन मैन मैसेकर शो का। हर कोई जानता है मैं एक मैड डॉग हूँ। है। तभी टीचर उसके बातों से इरिटेट होते हुए बोलता है ले जाओ इसे। और उसे ले जाने के बाद टीचर बोलता है क्या मैड डॉग है, तू तो एक चूहा निकला और मैंने कहा था कि अपने गार्ड डाउन मत करना, पर फिर भी। तब योइची टीचर से पूछता है टीचर एक्सचेंज मीट में तो सिर्फ स्पेशल वेपन्स जो कि नॉन लीथल है वही यूज किया जा सकता है ना। तो टीचर बोलता है हाँ, सारे के सारे ब्लेड्स रबर से बने हुए होता है। तब योइची सोच रहा होता है तो वो सिर्फ एक रबर के ब्लेड से इतना ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है उक्योजिन। और हम देखते हैं उक्योजिन का ऑरा जो बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा होता है। और ये चीज सोच रहा होता है तो असल में वो ये बताना चाहता है हमें कि वो अनबीटेबल है और जब तक उसके पास ब्लेड हो तब तक तो उसे कोई नहीं हरा सकता। फिर उक्यो नात्सुमे योमी से पूछता है तुम ऊपर क्यों आए नात्सुमे। तो नात्सुमे जवाब देता है क्यों इससे कोई दिक्कत है क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि हम दोनों में से कोई भी आ सकता है। फिर उक्यो कहता है मैं अपने आप को होल्ड बैक तो बिल्कुल नहीं करने वाला और मैं प्लान कर रहा था कि तुम लोगों को कैसे मैं दुगना ह्यूमिलिएशन रिटर्न कर सकूं। और अगर मैं पहले ओगामी को पीस पीस करके काट लेता तो फिर शायद मैं अपने एंगर को सेटिस्फाई कर लेता। तो इसीलिए मैं तुम पर तो इजी बिल्कुल नहीं जाने वाला। और ये सुन के योमी हंसते हुए बोलते हा तो तुम वाकई में मेरे बारे में फिक्र कर रहे हो। सॉरी लेकिन ये जेंटल एक्ट थोड़ा सा डिस्गस्टिंग है, तो क्या तुम नॉर्मल एक्ट कर सकते हो। और इससे मुझे नौशिया होता है, तो क्यों ना तुम इस तरीके का बातें मत करो क्योंकि जिससे मुझे उल्टी आ जाए। और ये सुन के वो क्यों बोलता है मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, लेकिन मैं ही वो हूँ जो ह्यूमिलिएशन से बचना चाहता हूँ, तुम नहीं, समझे। तो इसीलिए फिर योमी कहता है तो फिर मैं तुम्हें इस बात का पछतावा दिलाऊंगा कि मेरे भाई को इंसल्ट करने का क्या मतलब है। और उधर वो क्यों बोलता है हाँ मैं समझ गया, तब तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और तुम्हें सबसे पहले काट डालूंगा। और फिर हम इधर देखते हैं शिरोतानी लोग बता रहा होता है वो बहुत ही काम लग रहा है। और इवाबुची ताकेरू भी बोलता है वो हमेशा ऐसा ही लगता है जब भी वो ब्लेड पकड़े रहता है। और इधर शिरोतानी लोग बोलता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है किसी भी प्रोवोकेशन के अगेंस्ट। वास्तव में वो क्रोध में नहीं बहता और तर्क संगत बना रहता है और यही चीज है जो उसे और ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है। मैं सिर्फ ये होप करता हूँ कि कोई मरे ना। और इधर फिर हम देखते हैं वो जो हेल्थ टीचर होता है वो बोल रहा होता है क्लास ए के नात्सुमी एओमी वर्सेस क्लास बी के उक्योजिन और ये फाइट अब शुरू होने जा रहा है। ये बोल के काउंटडाउन शुरू करता है 3, 2, 1 चलो शुरू करो। और ऐसा बोलते ही उक्योजिन अपने डैगर से हमला कर देता है नात्सुमी के ऊपर। और नात्सुमी के ऊपर हमला करता हुआ देख सब लोग शॉक में आ जाते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं, इवन योइची भी खड़ा हो जाता है। और फिर हमें बाद में पता चलता है क्योंकि वो हमला नात्सुमी ने रोक दिया होता है एक स्ट्रिंग के मदद से। और ये देखकर तो उक्यो भी शॉक रह जाता है। और तब नात्सुमी उसे बोलता है आज मैं तुम्हें एंटरटेन करते हो क्योंकि आज मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्रिपेयर किया है। कैट्स क्रेडल ये एक ऐसा गेम है जहां पर आप एक थ्रेड या स्ट्रिंग के मदद से वेरियस शेप क्रिएट कर सकते हैं। और बचपन से ही नात्सुमी को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देने के कारण ये एकमात्र गेम है जिसमें नात्सुमी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है और अपने ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस फ्री टाइम में भी वो इसी गेम को एंजॉय करता है। और सालों से इस गेम के प्रति ऑब्सेस्ड होने के कारण अब ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है, नात्सुमी के एक्सेलेंट डायनेमिक विजन और रिफ्लेक्सेस को कंबाइन करके इस गेम के साथ ये वो अब आसानी से बहुत सारे वेरियस शेप क्रिएट कर सकती है और वो इंस्टेंटली इससे अपने ओपोनेंट के अटैक को रोक भी सकती है और उनके मूवमेंट्स को सील भी कर सकती है। और ये अब बन गया है नात्सुमी का बहुत ही ज्यादा यूनिक वेपन। टीचर एओमी के मूव को देखकर बोलता है बांधना, हाँ तो उसने कुछ इंटरेस्टिंग प्रिपेयर किया है तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना चाहता था, है ना। तब ये चीज देखकर बोलता है अमेजिंग, इस तरीके के क्विक अटैक्स में भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना कुछ रिमार्केबल मोमेंट्स और रिफ्लेक्सेस है। क्या वो जीत सकती है टीचर। तो टीचर बोलती है मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन अपने ओपोनेंट को बांधना और अपने आर्म स्ट्रेंथ के कम होने के बावजूद ऐसा लगता है वो अपने ओपोनेंट्स के बैलेंस को खराब कर रही है और उसके मोमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। तो थियोरेटिकली कहा जाए तो वो काफी एडवांटेज में है। और हम देखते हैं एओमी उक्यो को लात मारने के बाद एक पंच बरसा रहा होता है और बोलता है टेंसेई, टेंडन, कोकेत्सु, टेंको, इस तरह से वो कर रहा होता है। और ये सब कुछ करने से उक्यो पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है और वो योमी को बोलता है तुम वाकई में मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक स्ट्रिंग के मदद से मुझे हरा सकते हो।
तो फिर मरो बोल के वो अपना ब्लेड चला देता है, लेकिन फिर उस ब्लेड को भी फिर से एओमी अपने स्टिंग के मदद से रोक लेता है और उसके हाथ को बांध देता है और फिर बोलता है मरना, वो भी इतना क्रूशियल टाइम पर। लेकिन क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं सकते? तो ननपू का ही कुछ खास नहीं है ना? और ये सुन के उक्यो जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एओमी को एक पंच मार के दूर भेज देता है और फिर एओमी को गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें तो शुटोकाई का मूल सिद्धांतों का भी उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। और हाँ, बहुत हुआ, अब प्ले टाइम खत्म हुआ बोल के वो अपने ब्लेड को एक बार घुमाता है और फिर बोलता है ननपू रुई शॉर्ट ब्लेड टेक्निक फर्स्ट फॉर्म सिंगल पॉइंट व्हिरलविंड बोल के वो अपने डैगर से एओमी के ऊपर हमला करते हैं, जिसको एओमी रोक लेता है और बोलता है क्या तुम वाकई में इतना ज्यादा घमंडी हो या एकदम स्टूपिड हो? देयर्स नो वे कि मैं एक ऐसे इंसान से हार जाऊं जो कॉन्स्टेंटली सेम टेक्निक यूज करता हो। और ये सुन के उक्योजिन बोलता है दूसरों को इतना भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो, ये जो टेक्निक है ननपुकाई का ये हमेशा हवा के साथ बहता है। और जो शॉर्ट ब्लेड टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म है सिंगल पॉइंट व्हिरलविंड, ये एक ऐसा टेक्निक है जो एक सिंगल पॉइंट के हवा को गैदर करता है, लेकिन अगर इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करे तो विंड सिंगल पॉइंट से बहता है बोल के वो नात्सुमी के ऊपर दोबारा हमला करता है। और इस बार उसका हमला कुछ ऐसा होता है कि वो नात्सुमी के स्ट्रिंग को बिखेर देता है। और ये देखकर योइची पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या उसके हमले ने नात्सुमी के स्ट्रिंग को बिखेर दिया? और तब वो अपना डैगर से नात्सुमी के गर्दन पर वार करता है, जिसकी वजह से नात्सुमी के गर्दन से खून निकल जाता है। और ये देख के योइची चिल्लाते हुए बोलता है नात्सुमे